इसमें चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपका है रियल सीक्वेंस। या फिर वास्तविक अनुक्रम। वास्तविक अनुक्रम, ठीक है। पहले तो ये कि आपका अनुक्रम क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है। कोई भी फंक्शन आपने पढ़े हैं, फलन, ठीक है। क्या होता है, एक किसी एक सेट से और दूसरे सेट में आपने फंक्शन डिफाइन किए होंगे, जैसे इस तरह से डायग्राम बनाए होंगे आपने। ये आपका है, यहां से यहां मान लो एफ फंक्शन है। ये आप क्या कहते थे, इसको डोमेन, प्रांत। और ये आपका कोडोमेन या फिर रेंज इधर आ जाता था आपका परिसर। वैसे तो टोटल तो कोडोमेन होता था, सह प्रांत होता था, बट जिस जिस पे इमेज जा रही होती थी आपकी, वो आपका रेंज हो जाता था या फिर परिसर जो जो सेट है वो हो जाता था रेंज सेट, ठीक है। उसी में अगर हम बात करें, कोई भी फंक्शन है वो आपका एक सीक्वेंस को डिफाइन करता है। अगर इधर वाला जो सेट था यानी प्रांत वाला जो सेट था वो आपका नेचुरल नंबर का सेट, वो क्या हो, आपका नेचुरल नंबर का सेट हो। तो लिखेंगे पहले तो डेफिनेशन सीक्वेंस की लिखेंगे पहले तो। फर्स्ट सीक्वेंस या फिर अनुक्रम। सीक्वेंस, अनुक्रम, क्या लग जाए, सीक्वेंस या फिर अनुक्रम। लेट लेट कैपिटल ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। let capital be a non-empty set, then every function defined from then every function defined from then every function defined from set of natural number from set of natural numbers to the set A, to set A, set A, set of natural number to set A is called an a sequence, is called a sequence, that is f जो डिफाइन है आपकी नेचुरल नंबर से और ए की तरफ, कोई भी सेट जो आपको दे रखा नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है, इज ए सीक्वेंस, इज ए सीक्वेंस, ए सीक्वेंस। let a be a non empty set, then every function defined from set of natural number to set A, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे भी लिख लेंगे साथ साथ। माना माना कैपिटल ए एक अरिक्त समुच्चय है, माना कैपिटल ए एक अरिक्त समुच्चय है यानी नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट होने चाहिए आपके। माना कैपिटल ए एक नॉन एम्प्टी या अरिक्त समुच्चय है, तब तब अरिक्त समुच्चय है, तब प्राकृत संख्याओं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से, तब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से समुच्चय ए में परिभाषित, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से समुच्चय ए में परिभाषित प्रत्येक फलन एक अनुक्रम कहलाता है, प्रत्येक फलन एक अनुक्रम कहलाता है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से, n लिख सकते हो नेचुरल नंबर का सेट, ये लिखते हैं हम, n से समुच्चय ए में परिभाषित प्रत्येक फलन एक अनुक्रम कहलाता है, एक अनुक्रम कहलाता है, एक अनुक्रम कहलाता है।
क्लियर है? सेकंड, अब यही सेट जो आपका कोडोमेन वाला जैसे एन से ए में परिभाषित है, अगर ये ए की बजाय आपका रियल नंबर आ जाए, ठीक है, रियल नंबर में अगर परिभाषित है, यानी रेंज वाला जो सेट है वो आपका रियल नंबर वाला आ जाए, कंप्लीट रेंज नहीं, कोडोमेन वाला आपका, ठीक है, तो उस केस में फिर क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस आपकी क्या हो जाएगी, रियल सीक्वेंस हो जाएगी। प्रांत आपका हमेशा फिक्स रहेगा, डोमेन आपका या जो प्रांत है वो आपका हमेशा फिक्स रहेगा, नेचुरल नंबर ही रहेगा। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि इधर आपके पास एलिमेंट रहेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो, है ना, इनकी इमेज कुछ ना कुछ होगी। अब वो इमेज कुछ भी डिफाइन कर देगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो उसने ये डिफाइन कर दिया कि आपकी एक्स स्क्वायर, ये डिफाइन कर दिया, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मान लो ये डिफाइन कर दिया उसने, तो जैसे आपने 1 रखा तो ये इमेज इसकी क्या आएगी, 1 आएगी, 2 की इमेज क्या आएगी 4, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 16, 5 की 25, यानी जस्ट उसका स्क्वायर हो क्या जाएगा। तो कुछ ना कुछ फंक्शन उसने डिफाइन कर दिया। तो बेसिकली क्या कह रहा है आपका कि इधर आपका नेचुरल नंबर का सेट, तो नेचुरल नंबर का सेट होने का मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट है इस तरफ, और फंक्शन की डेफिनेशन में आपको पता होगा, 11th 12th में आपने पढ़ा होगा कि इस तरफ डोमेन में आपके जितने भी एलिमेंट हैं, प्रांत में जितने भी एलिमेंट हैं, उन सबकी इमेज जरूरी है। यानी इसमें सीक्वेंस में भी फिर कितने एलिमेंट आएंगे आपके, अगर हर एलिमेंट की इमेज आएगी तो कितने एलिमेंट आएंगे आपके, अनंत अवयव, इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे। तो कभी भी सीक्वेंस में फाइनाइट एलिमेंट नहीं आते कि 5 10 15 20 1 लाख एलिमेंट ऐसे नहीं आएंगे, हमेशा कितने एलिमेंट रहेंगे उसमें, इनफाइनाइट एलिमेंट रहेंगे। पहला जो एलिमेंट है वो 1 की इमेज होगा, दूसरा एलिमेंट 2 की इमेज होगा, तीसरा एलिमेंट 3 की इमेज होगा। अब डिफाइन अलग अलग तरीके से हो सकता है, मान लो फंक्शन उसने क्यूब डिफाइन कर दिया तो फर्स्ट की इमेज क्या आ जाएगी 1, 2 की इमेज आपकी 8 आ जाएगी, 3 की इमेज 27 आ जाएगी, बट डोमेन फिक्स रहेगा, ये 1 2 3 4 ही रहेगा आपका। और पहले एलिमेंट को, जो सीक्वेंस का पहला एलिमेंट होगा, उसको हम क्या कहेंगे कि ये आपका 1 की इमेज है बेसिकली, या 2 की इमेज है, सेकंड एलिमेंट को, थर्ड को 3 की इमेज, तो उसको हम नाम दे देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं कई बार x1 x2 x3 एंड सो ऑन। ये आपकी सीक्वेंस हो गई। कितने एलिमेंट होंगे इसमें, इनफाइनाइट, क्योंकि 1 2 3 सबकी इमेज निकालनी है आपको। दूसरा, या फिर कई बार इस तरह से भी लिख देते हैं x1, कई बार ऊपर की तरफ x2 x, ये नोटेशन है, ध्यान रखना, चलो ऐसे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, है ना, तो इसी तरह से लिख लो। या फिर ऐसे लिख सकते हो f ऑफ x1 कोमा f ऑफ x2 यानी x2 की इमेज, f ऑफ x3 कोमा एंड सो ऑन, इस तरह से भी लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है। ये इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहें, छोटे में, एक ही वर्ड में, तो हम ऐसे लिखते हैं एक्शन, सीक्वेंस एक्शन, ये इसका नोटेशन होता है। अभी हम रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, वहां लिखेंगे भी, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सीक्वेंस एक्शन, ठीक है, बराबर। और एलिमेंट क्या होंगे इसमें, एलिमेंट आपके पहला 1 2 3 एंड सो। अच्छा, हो सकता है इनमें से कोई 2 एलिमेंट आपके बराबर आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका ये आपका इमेज इसकी 1 आ रही है, इसकी भी इमेज मान लो 1 आ रही है, इसकी इमेज 2, इसकी 3, तो ऐसा नहीं है कि सर इसको एक बार लिख देते हैं। सीक्वेंस में आपका क्या रहेगा, जितनी बार जो टर्म है वो अलग, चाहे भले ही उनकी वैल्यू सेम हो दोनों की, बट वो अलग अलग टर्म ही रहेंगे। ये सीक्वेंस की पहली टर्म है, ये सीक्वेंस की दूसरी टर्म है, हालांकि दोनों की वैल्यू सेम है, बट ये दोनों अलग अलग टर्म है आपकी, सेम नहीं है, ठीक है। तो सीक्वेंस में आपके इनफाइनाइट आपकी टर्म्स आ जाएंगी, और कैसे लिखेंगे वो भी हमने देख लिया। अब इसको नोट कर लेते हैं। पहले तो एक बार आपने अनुक्रम की डेफिनेशन लिख लो। नेक्स्ट लिखेंगे रियल सीक्वेंस, नेक्स्ट रियल सीक्वेंस, जो कि आपका सिलेबस है या आपकी जो यूनिट है उसका नाम है वास्तविक अनुक्रम। तो आगे कहीं अगर आपका बाय चांस बुक में या मैं भी कहीं लिख दूं अनुक्रम यानी ओनली सीक्वेंस, अगर मैं लिख दूं कहीं पे, तो उसका मतलब आप क्या समझेंगे कि किसकी बात हो रही है, रियल सीक्वेंस की बात हो रही है, क्योंकि आगे हमें रियल सीक्वेंस ही पढ़नी है, इसमें नॉर्मल सीक्वेंस की बात नहीं करेंगे हम। तो लिखेंगे रियल सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस
इज ए फंक्शन, a real sequence is a function that maps the, a real sequence is a function, a real sequence is a function that maps the set of positive numbers या set of positive integers या set of natural numbers, एक ही बात है, natural numbers, positive integer कह दो या फिर natural number कह दो, set of natural numbers n to the set of real numbers, to the set of real numbers, the set of real numbers, जिसको हम नॉर्मली इस तरह से r से इसको क्या करते हैं, लिखते हैं, to the set of real numbers, to the set of real numbers. That is function, that is function f defined from natural number to set of real numbers is called a real sequence, is called a real sequence, is called a real sequence. क्या कह रहा है कि रियल सीक्वेंस एक फंक्शन ही होता है, अभी मैंने बताया आपको सीक्वेंस क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो किसको मैप करता है, मैपिंग क्या करता है, वो आपके नेचुरल नंबर से रियल नंबर्स के किसी सेट पर क्या करता है, वो मैपिंग करता है आपका, ठीक है। ऐसा अगर कोई सीक्वेंस है वो आपकी क्या कहलाएगी, रियल सीक्वेंस या फिर वास्तविक अनुक्रम जो है कहलाएगी, क्या कहलाएगी, वास्तविक अनुक्रम, ठीक है। दिवाले भी लिख लेंगे, वास्तविक अनुक्रम, डेफिनेशन लगाओ, वास्तविक अनुक्रम, वास्तविक अनुक्रम लिखेंगे, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से, प्राकृत संख्याओं यानी नेचुरल नंबर्स के समुच्चय, और इसको क्या लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं नेचुरल नंबर के सेट को, से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r, समुच्चय r पर परिभाषित कोई फलन, पर परिभाषित कोई फलन वास्तविक अनुक्रम कहलाता है, परिभाषित कोई फलन वास्तविक अनुक्रम कहलाता है, वास्तविक अनुक्रम कहलाता है। that is फलन f जो कि आपका नेचुरल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है, एक वास्तविक अनुक्रम होता है, एक वास्तविक अनुक्रम होता है, एक वास्तविक अनुक्रम होता है। ठीक है, तो आगे इस यूनिट में जब भी हम सीक्वेंस की बात करेंगे तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि रियल सीक्वेंस की ही बात हो रही है। क्या यहां तक
नेक्स्ट लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन। इसको दर्शाते कैसे, कोई सीक्वेंस को लिखते कैसे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सीक्वेंस, अनुक्रम का निरूपण, अनुक्रम का निरूपण, अनुक्रम का निरूपण। इसको कुछ इस तरह से हम लिखते हैं x, x1, x2, x3 एंड सो ऑन, या तो इस तरह से लिखते हैं और या इस तरह से, जैसे इसको ऐसे लिख दिया हमने, सिंपल एक्स ही रहने दो इसको, तो चलो ये आपने कर दिया, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, ये लिख दो या फिर ये लिख दो, एक ही बात है। और एलिमेंट्स किस तरह से, एलिमेंट्स को ऐसे भी लिख देते हैं x1, x2, x3 एंड सो ऑन, एक ही बात। वेयर x1 कहो या आप ये x1 कहो, एक ही बात है ना, ये कहो या ये कहो, ये नोटेशन है सिर्फ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर क्या है कि ये x1 कहो या ये x1 कहो, इज द इमेज ऑफ 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। या फिर इसको ऐसे लिखने की बजाय ये लिख लो, xn लिख लो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो इसमें बीच में कहीं एक्शन लिख दो, है ना, नहीं लिखा है तो लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बीच में कहीं क्या आ जाएगा आपका, एक्सन आ जाएगा, एन आपका कोई नेचुरल नंबर होगा, और इसमें अगर आएंगे तो इसमें भी ऐसे आ जाएगा आपके पास, कोमा एक्सन कहीं ना कहीं आ जाएगा, एंड सो, ठीक है। वेयर एक्सन इज इमेज ऑफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, where xn is image of n belongs to natural number, and is called nth term of the sequence, nth term of the sequence, and is called nth term of the sequence। तो इस तरह से आप लिखो या ऐसे लिखो, ये सीक्वेंस की पहली टर्म कहलाती है, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ऐसे ही ये आपकी कौन सी टर्म हो जाएगी, nth टर्म हो जाएगी। कि जो एक्सन है वो बेसिकली ये 1 की इमेज है, फंक्शन के रेस्पेक्ट में आप फंक्शन ही तो डिफाइन कर रहे हो, तो 1 की इमेज ये, 2 की इमेज ये, 3 की इमेज ये n की इमेज है। क्लियर है? तो एक्सन जो है वो n की इमेज है, n क्या है आपका नेचुरल नंबर, और इसको हम क्या कहेंगे, एक्सन को nth टर्म कहेंगे सीक्वेंस की। ऐसे मान लो x 100 होता तो वो 100वां टर्म आपका, 100वीं जो पद है वो हो जाएगा किसका, अनुक्रम का। हिंदी वाले लिख लेंगे, पहले तो ये लिखो एज इट इज, फिर लिखेंगे जहां एक्सन कोमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का प्रतिबिंब है, जहां एक्सन कोमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का प्रतिबिंब है, इमेज है, तथा इसे अनुक्रम का nवां पद कहते हैं, तथा इसे अनुक्रम का nवां पद कहते हैं। क्या मैं लिखवा देता हूं, जहां हिंदी वाले, जहां एक्सन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का प्रतिबिंब है, उसकी इमेज है, एक तो प्रतिबिंब है, तथा इसे अनुक्रम का nवां पद कहा जाता है, तथा इसे अनुक्रम का nवां पद कहते हैं, अनुक्रम का nवां पद कहते हैं। ऐसे ही x1 आपका पहला पद हो गया सीक्वेंस का, x2 आपका दूसरा पद हो गया, x3 आपका तीसरा पद हो गया, एंड सो ऑन। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, xn आपका सीक्वेंस को, और n आपका 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाएगा, एक ही बात है। ये लिखो, ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं है।
बात उसी की हो रही है, सीक्वेंस की। कितने टर्म होंगी इसमें? इनफाइनाइट टर्म्स आपकी होंगी। ठीक है, इसी में नोट डाल के लिखेंगे। नोट, इफ xm and xn are, if xm and xn are mth and nth term of the sequence, then we consider these as different element. Then we consider these as different elements of the sequence. Different elements of the sequence. Elements of the sequence. Whether, चाहे दोनों का मान क्यों ना बराबर हो, whether sequence, whether xm equals to x, whether xm equals to xn, वाले लिख लेंगे। यदि xm तथा xn, यदि xm तथा xn अनुक्रम के, यदि xm तथा xn अनुक्रम के क्रम से mवा तथा nवा पद है, यदि xm तथा xn अनुक्रम के क्रम से mवा तथा nवा पद है, तो हम इन्हें अनुक्रम का भिन्न भिन्न पद मानते हैं। तो हम इन्हें अनुक्रम का भिन्न भिन्न पद मानते हैं, चाहे xm बराबर हो xn, चाहे xm बराबर हो xn के। फॉर एग्जांपल मान लो सीक्वेंस आपकी ऐसी है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड सो, ऐसी सीक्वेंस। ठीक है, तो ये आपका पहला पद है, ये आपका चौथा पद है। क्लियर है? यानी ये x1 है, x1 आपका बराबर है x4 के, x4 आपका बराबर है x7 के। क्लियर है? तो भले ही ये इनकी वैल्यू सबकी सेम है, बट हम इनको अलग अलग पद ही मानेंगे कि ये पहला पद है, ये चौथा पद है आपका, ये आपका सातवां पद है। ऐसे नहीं है, जैसे सेट में हम क्या करते थे, अगर ये आपको सेट लिखना होता तो आप 1 2 3 बस ये लिखते, डिफरेंट एलिमेंट को लिखते हो, रिपीट हो रहे हैं उनको छोड़ देते हो, बट सीक्वेंस में सारी टर्म आपको लिखनी पड़ेगी, है ना। 1 2 3, फिर हाँ कोई पैटर्न बन रहा है तो छोड़ दो, बट ये आपको पता है कि पहली टर्म 1 है, दूसरी 2 है, तीसरी 3 है, चौथी फिर से 1 है। ये आपको यहाँ पे ऐसे नहीं कि एक बार 3 लिख दिए बात खत्म, है ना। सेट की तरह नहीं लिखते इसको, सीक्वेंस का पैटर्न अलग हो जाता है थोड़ा सा। क्लियर है? हिंदी वाले लिख लिए। नेक्स्ट लिखेंगे रेंज ऑफ सीक्वेंस। रेंज ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम का, रेंज ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम का परिसर, अनुक्रम का परिसर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने सीक्वेंस लिखी थी 1 2 3 कोमा 1 2 3 कोमा 1 2 3 कोमा एंड सो ऑन। मान लो ऐसे ही चलती हुई जा रही है आपकी सीक्वेंस, ये एक्सएन सीक्वेंस है मान लो आपकी, है ना, और ये इस तरह से चलती जा रही है आपकी 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इसमें डिफरेंट एलिमेंट कितने हैं? वो सिर्फ 3 ही है, 1 2 3। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट है वो रिपीट हो रहे हैं। फिर तो डिफरेंट एलिमेंट जितने भी हैं उन सब का कलेक्शन आपका क्या कहलाएगा?
इसकी रेंज कहलाएगा। रेंज का मतलब कि इसका परिसर कितना फैला हुआ है। कोडोमेन में तो ये सारे आ रहे हैं आपके, बट उसमें से डिफरेंट कितने हैं वो इसकी क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो यानी सीक्वेंस की डिफरेंट कितने पद आ रहे हैं वो उसकी रेंज कहलाती है। तो लिखेंगे कलेक्शन ऑफ या सेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, सेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स या डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, set of different elements of the sequence is called range of sequence. It's called range of sequence. अनुक्रम के भिन्न भिन्न पदों के समुच्चय, भिन्न भिन्न पदों के समुच्चय को अनुक्रम का परिसर कहा जाता है। समुच्चय को अनुक्रम का परिसर कहा जाता है। अनुक्रम का परिसर कहा जाता है। कहा जाता है, परिसर कहा जाता है। ठीक है, जो भी आपका मतलब एक डोमेन है, डोमेन के आप इमेज निकाल रहे हो, इमेज सेट में जितने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट आ रहे हैं उन सब का अगर सेट ले ले वो उसका क्या कहलाएगा, रेंज सेट कहलाएगा। ठीक है, रेंज ऑफ सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, अब रेंज में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट तो कितने भी आ सकते हैं, हो सकता है एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, है ना, या फिर इनफाइनाइट आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। बट डोमेन में हमेशा फिक्स रहेंगे। डोमेन आपका क्या था, हमेशा नेचुरल नंबर का सेट था n, तो उसमें हमेशा इनफाइनाइट एलिमेंट रहेंगे। तो सीक्वेंस में भी आपके हमेशा इनफाइनाइट एलिमेंट ही होंगे। तो नोट डाल के लिखेंगे, नंबर 1, डोमेन ऑफ सीक्वेंस, domain of sequence is always set of natural numbers, is always set of natural numbers, is always set of natural numbers। वास्तविक संख्याओं का, सॉरी, आपकी वास्तविक अनुक्रम का, या अनुक्रम कह लो तो वास्तविक में क्या जरूरी है, सभी अनुक्रम में नेचुरल नंबर ही होता है। अनुक्रम का, अनुक्रम का प्रांत, अनुक्रम का प्रांत सदैव, अनुक्रम का प्रांत सदैव, सदैव प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है। सदैव प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जिसको हम कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं, समुच्चय N होता है, और अगर डोमेन में आपके इनफाइनाइट एलिमेंट है तो ये आपको पता है फंक्शन की डेफिनेशन से कि डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, यानी इमेज भी कितनी आएंगी आपकी, इनफाइनाइट आएंगी। अब हो सकता है उनमें से आपकी सारी सेम आ जाए, एक जैसी हो जाएंगे अपने पास, बट आएंगे तो कितने, इनफाइनाइट आएंगे। यानी सीक्वेंस में हमेशा आपके कितने एलिमेंट रहेंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट आपके हमेशा रहेंगे सीक्वेंस में। ठीक है, सीक्वेंस में हमेशा इनफाइनाइट एलिमेंट रहेंगे। तथा अनुक्रम में, अनुक्रम में सदैव अनंत पद होते हैं। अनुक्रम में सदैव अनंत पद होते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं आपकी, पद होते हैं। इंग्लिश वाले भी लिख लो, सीक्वेंस हैज ऑलवेज, सीक्वेंस हैज ऑलवेज
इनफाइनाइट टर्म्स, फाइनाइट टर्म्स, सीक्वेंस हैज ऑलवेज इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है, बट इसका जो रेंज सेट है वो फाइनाइट हो सकता है, तो उसको सेकंड में डालो। रेंज ऑफ ए सीक्वेंस, रेंज ऑफ ए सीक्वेंस कैन बी फाइनाइट, कैन बी फाइनाइट। हिंदी में किसी अनुक्रम का या अनुक्रम का परिसर, अनुक्रम का परिसर सीमित हो सकता है, सीमित हो सकता है, या अनुक्रम के परिसर में सीमित अवयव हो सकते हैं, एक ही बात है। अनुक्रम का परिसर सीमित हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सीक्वेंस आपको ये दे दी, xn या nth टर्म के बारे में हम बता देते हैं, -1 टू द पावर n, ये सीक्वेंस दे दी मान लो आप, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या बनेगी, xn बराबर, पहली टर्म क्या आएगी, पहले इमेज किसकी लेते हैं, 1 की, 1 की इमेज क्या आएगी, -1 टू द पावर 1, तो -1 ही आएगी। 2 की इमेज -1 की पावर 2 +1 हो जाएगा पावर 2 में, पावर 3 में फिर से -1, पावर 4 में फिर 1, फिर -1, फिर 1 एंड सो ऑन, आया ना। ओड पावर रहेगी तो आपके पास -1 आएगा, इवन पावर रहेगी तो +1 आएगा। तो ये तो आपकी हो गई सीक्वेंस, जो अनुक्रम है, ये इसका पहला पद है, ये अनुक्रम का दूसरा पद है सीक्वेंस का, ये आपका तीसरा पद है एंड सो ऑन। कैसी सीक्वेंस है, रियल, आगे हमेशा रियल सीक्वेंस ही रहेगी अपने पास। अब इसकी रेंज अगर हम बात करें तो रेंज में क्या होता है कि सीक्वेंस में जितनी डिफरेंट टर्म आ रही है वो उसकी रेंज होती है, उसका परिसर होता है। अब डिफरेंट टर्म कितनी आ रही है, वो तो 2 ही आ रही है, एक 1 और एक -1, बट एंड या रेंज ऑफ सीक्वेंस xn बराबर, वो आएगी आपकी 1 और -1, 1 एंड -1, xn का अनुक्रम, सीक्वेंस xn का परिसर, सॉरी अनुक्रम तो एक खुद ही है, सीक्वेंस या अनुक्रम xn का परिसर, तो वो क्या हो जाएगा, 1 एंड -1, यानी फाइनाइट आपके पास आ रहा है। नंबर 3, टू सीक्वेंस, एक ले लेते हैं हम xn एंड, और एक ले लेते हैं yn, यानी इसकी पहली टर्म x1, x2, x3 एंड सो ऑन, yn वाले की पहली टर्म y1, दूसरी टर्म y2 एंड सो ऑन, y3, y4, तो 2 सीक्वेंस ले ली। ये दोनों बराबर कब कहलाएगी, इक्वल सीक्वेंस कब कहलाएगी, यदि इनके कोरस्पोंडिंग अवयव क्या हो, बराबर हो, यानी x1 y1 के बराबर हो, x2 y2 के बराबर हो, x3 y3 के बराबर हो एंड सो ऑन, सारे के सारे एलिमेंट, यानी पहला, इस सीक्वेंस का पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट बराबर होना चाहिए, इसका दूसरा इसके सेकंड के बराबर होना चाहिए, इसका थर्ड इसका थर्ड के बराबर होना चाहिए एंड सो ऑन। अगर इस तरह से आपके पास सीक्वेंस है, देन दीज टू सीक्वेंस आर कॉल्ड इक्वल सीक्वेंस। टू सीक्वेंस xn and yn are called equal sequence, are called equal sequence if xn बराबर है आपका yn के, और ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी और ऑल n आ गया तो नेचुरल नंबर आपने 1 लिया तो x1 बराबर y1, n2 लिया तो x2 बराबर y2, सेकंड टर्म सेकंड के, थर्ड लिया तो x3 बराबर y3 एंड सो ऑन। तो सभी n के लिए ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। हिंदी में लिखेंगे, दो अनुक्रम
xn तथा, या सीक्वेंस को आप जरूर नहीं कि ऐसा वाला सिंबल बनाओ, ऐसे भी बना सकते हो, है ना, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। दो अनुक्रम xn तथा yn बराबर कहलाते हैं या समान अनुक्रम कहलाते हैं, समान अनुक्रम कहलाते हैं। समान अनुक्रम कहलाते हैं यदि, कहलाते हैं यदि xn बराबर हो yn के और all n belongs to natural number, और all n belongs to natural number। Constant sequence, constant sequence, अचर अनुक्रम, अचर अनुक्रम, कांस्टेंट सीक्वेंस। अगर किसी सीक्वेंस में सारी टर्म एक फिक्स एक कांस्टेंट आ रहा है आपके पास, तब उसको क्या कहा जाएगा, कांस्टेंट सीक्वेंस कहा जाएगा। ये सीक्वेंस लिखेंगे, ये सीक्वेंस an, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप एक्सन आपने रट लिया कि एक्सन ही लिखना, एक्सन an लिख सकते हो, bn लिख सकते हो, cn लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं। ये सीक्वेंस an इज कॉल्ड कांस्टेंट सीक्वेंस, इज कॉल्ड कांस्टेंट सीक्वेंस इफ, is called constant sequence if an equals to c for all n belongs to natural number, या xn लिख रहे हो तो xn equals to c for all n belongs to natural number where c is constant, where c is constant, where c is constant, that is इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, that is an, फर्स्ट टर्म क्या आएगी c, सेकंड टर्म वो भी c, थर्ड टर्म भी c एंड सो ऑन, कोई कांस्टेंट आ रहा है इस तरह से, ये क्या कहलाती है, इज कॉल्ड कांस्टेंट सीक्वेंस, इज कॉल्ड कांस्टेंट सीक्वेंस, कॉल्ड कांस्टेंट सीक्वेंस। हिंदी वाले भी लिख लो, एक अनुक्रम an को, एक अनुक्रम an को अचर अनुक्रम कहते हैं यदि, एक अनुक्रम an को इस तरह से लिख लें, एक अनुक्रम an को अचर अनुक्रम कहते हैं यदि, एक अनुक्रम an को अचर अनुक्रम कहते हैं यदि, कहते हैं यदि an बराबर c और ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहां c क्या है, एक अचर है, फॉर एग्जांपल 2 3 4 कुछ भी दे दिया तो हर जगह 2 2 2 2 2 2 ऐसा आ रहा है, वो सीक्वेंस क्या कहलाएगी, आपकी कांस्टेंट सीक्वेंस कहलाएगी, अचर अनुक्रम कहलाएगी। वेयर जहां c एक अचर है, जहां c एक अचर है, दैट इज an बराबर दिस एक अचर अनुक्रम कहलाता है, एक अचर अनुक्रम कहलाता है, एक अचर अनुक्रम कहलाता है।
बाउंडेड सीक्वेंस, पर उससे पहले हम बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे ए सीक्वेंस xn, a sequence xn is called bounded above, ऊपर से परिबद्ध कहलाती है। if each term of sequence is less than or equal to some real number k, is if some real number k, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए सीक्वेंस xn is called bounded above if हमें एक रियल नंबर मिल जाए, if there exist a real number कैपिटल K such that, और किस तरह से मिल जाए, such that इस सीक्वेंस की जितनी भी टर्म है xn, सीक्वेंस की टर्म को क्या लिखते हैं हम, xn, और कौन सी, सारी की सारी, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो सब की सब या तो k से छोटी हो या k के बराबर हो। यानी एक ऐसा नंबर मिल गया कि सीक्वेंस की सारी टर्म उससे छोटी है, तो ऊपर से क्या मिल गया आपको, बाउंड मिल गया, ऊपर से क्या मिल गया, बाउंड, अपर बाउंड मिल गया। तो फिर जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव कहलाती है, ऊपर से परिबद्ध कहलाती है। और ये जो नंबर k है इसको ऊपरी परिबंध कहा जाता है, अपर बाउंड कहा जाता है। here and here k is called upper bound of the sequence, हिंदी वाले लिख लेंगे आप, and here k is called upper bound of the sequence, हिंदी वाले लिख लो। एक अनुक्रम xn ऊपर से परिबद्ध कहलाता है, यदि एक अनुक्रम xn ऊपर से परिबद्ध कहलाता है यदि अनुक्रम का प्रत्येक पद किसी वास्तविक संख्या से, छोटा हो या बराबर हो, वास्तविक संख्या से छोटा या बराबर हो, ऐसे लिख लो, या फिर और करके ये दूसरे वाले लिख लो। और एक अनुक्रम xn ऊपर से परिबद्ध कहलाता है यदि देयर एग्जिस्ट एक वास्तविक संख्या k इस तरह से विद्यमान हो, देयर एग्जिस्ट एक वास्तविक संख्या k इस तरह से विद्यमान हो कि xn लेस देन इक्वल्स टू k हो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। एक वास्तविक संख्या k इस तरह से विद्यमान हो कि xn लेस देन इक्वल्स टू k हो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहां k को, कैपिटल k को, यहां ये जो कैपिटल k लिखा आपने, यहां कैपिटल k को अनुक्रम का ऊपरी परिबंध कहा जाता है। यहां
यहाँ के को अनुक्रम का ऊपरी परिबंध कहा जाता है। यहाँ के को अनुक्रम का ऊपरी परिबंध कहा जाता है, ऊपरी परिबंध कहा जाता है। ठीक है। सिमिलरली एक और ऐसे ही हैश लगा के दोबारा लिखेंगे। अब बाउंडेड बिलो वो क्या होगी, तो ए सीक्वेंस एक्शन इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो, इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो इफ each term of the sequence is greater than or equal to, is greater than or equal to some real number। अब यहां स्मॉल के ले लेते हैं, सम रियल नंबर स्मॉल के। ठीक है, सर रियल नंबर स्मॉल के। हिंदी वाले लिख लेंगे, एक अनुक्रम एक्शन नीचे से परिबद्ध कहलाता है। सेम जो डेफिनेशन अभी लिखी थी ऊपर वाली, उसी में नीचे से परिबद्ध कहलाता है यदि अनुक्रम की प्रत्येक पद, अनुक्रम का प्रत्येक पद किसी वास्तविक संख्या स्मॉल के से बड़ा है या बराबर है, बड़ा है या बराबर है। और इधर लिख लेंगे ए सीक्वेंस एक्शन इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर स्मॉल के सच दैट एक्शन आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है स्मॉल के सच दैट इस सीक्वेंस की सारी टर्म या तो स्मॉल के से बड़ी है या उसके बराबर है तब, और ये जो के है ये क्या कहलाएगा, अपर बाउंड, लोअर बाउंड कहलाएगा, फिर निम्न परिबंध। हियर स्मॉल के इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस, तब ये जो स्मॉल के है ये अनुक्रम का निम्न परिबंध कहलाता है, अनुक्रम का निम्न परिबंध कहलाता है। सेम इंग्लिश वो जो सॉरी अभी आपने बाउंडेड अबव वाली लिखी थी उसी में ये चेंज करने थोड़े से। तो सीक्वेंस की सारी टर्म से छोटा अगर कोई रियल नंबर आपको मिल जाता है तो वो बाउंडेड बिलो हो जाएगी, और सारी टर्म से बड़ा या बराबर कोई नंबर मिल जाता है तो वो आपका बाउंडेड अबव रहेगी। और अगर किसी सीक्वेंस में ये दोनों ही मिल जाए, यानी ऊपर से भी बाउंडेड है और नीचे से भी बाउंडेड है, तब उस सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं, परिबद्ध अनुक्रम कहते हैं, जो कि आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस परिबद्ध अनुक्रम, परिबद्ध अनुक्रम। ए सीक्वेंस एक्शन इज कॉल्ड sequence xn is called bounded sequence, is called bounded sequence if it is bounded above, if it is bounded above as well as bounded below, as well as bounded below,
as well as bounded below. That is a sequence xn is called bounded if there exist two real numbers स्मॉल k एंड कैपिटल K, जहां पर कैपिटल K या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। एक दो रियल नंबर लिए तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो इस वाले को बड़ा मान लेते हैं। ये सीक्वेंस इज बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर स्मॉल k एंड कैपिटल K सच दैट, इस तरह से विद्यमान हो इस सीक्वेंस की सारी टर्म xn स्मॉल k से तो या तो छोटी हो या बड़ी हो, बराबर हो, मतलब सॉरी स्मॉल k से तो या तो बड़ी हो या बराबर हो, और कैपिटल K से सारी टर्म या तो छोटी हो या बराबर हो। इस तरह से स्मॉल k और कैपिटल K मिल जाते हैं आपको, और ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो फिर ये सीक्वेंस क्या कहलाएगी? बाउंडेड कहलाएगी, यानी अपर बाउंड भी मिल गया और लोअर बाउंड भी मिल गया। हिंदी वाले लिख लेंगे। एक अनुक्रम xn परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है, एक अनुक्रम xn कोमा परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है यदि यह ऊपर तथा नीचे दोनों ओर से परिबद्ध हो, यदि यह ऊपर तथा नीचे दोनों ओर से परिबद्ध हो, तो उसको परिबद्ध समुच्चय अनुक्रम कहा जाता है। परिबद्ध अनुक्रम कहा जाता है यदि यह ऊपर तथा नीचे दोनों ओर से परिबद्ध हो। और क्या लिखा है या दैट इज करके, दैट इज एक अनुक्रम xn परिबद्ध कहलाता है, एक अनुक्रम xn परिबद्ध कहलाता है यदि दो वास्तविक संख्याएं, परिबद्ध कहलाता है यदि दो वास्तविक संख्याएं स्मॉल k तथा कैपिटल K, और ब्रैकेट में लिख लेना स्मॉल k छोटा या बराबर होगा कैपिटल K से, यदि दो वास्तविक संख्याएं स्मॉल k तथा कैपिटल K इस तरह से विद्यमान हो, इस तरह से हमें मिल जाए, इस तरह से विद्यमान हो कि, फिर ये कंडीशन लिख लेना xn यानी सीक्वेंस की सारी टर्म, फॉर ऑल लिखा है हमने, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सीक्वेंस की सारी टर्म स्मॉल k से तो बड़ी या बराबर हो और कैपिटल K से छोटी या बराबर हो, तब वो अनुक्रम क्या कहलाता है? आपका परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है, बाउंडेड सीक्वेंस जो है कहलाता है। अगर इन दोनों में से एक भी नहीं मिला, यानी आपको स्मॉल k नहीं मिला, या मान लो कैपिटल K नहीं मिला, या मान लो दोनों ही नहीं मिले, यानी ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा कि सीक्वेंस की सारी टर्म उससे बड़ी या बराबर हो, या ऐसा नंबर नहीं मिल रहा जिससे सारी टर्म छोटी या बराबर हो, या दोनों ही नहीं मिल रहे, तब वो सीक्वेंस आपकी अनबाउंडेड कहलाएगी। तब वो सीक्वेंस आपकी क्या कहलाएगी? अनबाउंडेड, अपरिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, तो दूसरी एक डेफिनेशन और होती है इसकी, वो ऐसे लिख लेते हैं हम, और करके लिख लेंगे, और करके लिख लेंगे, और ये सीक्वेंस xn इज कॉल्ड बाउंडेड, उसको परिबद्ध कहते हैं इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, if there exists a real number capital M greater than 0, पॉजिटिव रियल नंबर है ना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रियल नंबर M greater than 0, ग्रेटर देन 0 तो कह सकते, इक्वल भी तो हो सकती है, बट वो आप उसका वो करेंगे तो वो तो वैसे हो जाएगा ग्रेटर देन 0, तो क्योंकि हम मोड लिखेंगे ना,
मोड में वैसे हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक सीक्वेंस एक्शन बाउंडेड परिबद्ध कहलाता है यदि इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर कैपिटल एम ग्रेटर देन 0 सच दैट इस सीक्वेंस की जितनी भी टर्म है उनका मॉडुलस आप लो तो वो इस नंबर से या तो छोटा हो या बराबर, इस नंबर से या तो छोटा हो या बराबर हो। ठीक है, सभी के लिए तो फॉर ऑल नैन बिलोंग्स टू नेचुरल, यानी x1 x2 x3 जितने भी टर्म्स हैं उनका मॉडुलस। मॉडुलस क्यों लगाया? हो सकता है टर्म आपके पास नेगेटिव में आ रही हो, -3 -4, तो फिर इसलिए हमने ये लगाया कैपिटल एम, मतलब सॉरी मॉडुलस लगाया, क्योंकि एम तो आपका पॉजिटिव है। एंड इफ नो सच m exist then the sequence is called then the sequence is called unbounded sequence, then the sequence is called unbounded sequence। यदि, या इसको हिंदी में भी लिख लेंगे, एक अनुक्रम एक्शन परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है, एक अनुक्रम एक्शन परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है यदि एक वास्तविक संख्या m ग्रेटर देन 0 इस तरह से विद्यमान हो, यदि एक वास्तविक संख्या m ग्रेटर देन 0 इस तरह से विद्यमान हो कि मोड xn लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो वो क्या कहलाएगा? परिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा, परिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा। और अगर ऐसा कोई m विद्यमान नहीं करता है, और अगर ऐसा कोई m विद्यमान नहीं है, ऐसा कोई m आपको नहीं मिलता है, और अगर ऐसा कोई m विद्यमान नहीं है, तब यह अपरिबद्ध अनुक्रम कहलाता है, तब xn अपरिबद्ध अनुक्रम अनबाउंडेड, तब xn अपरिबद्ध अनुक्रम कहलाता है, तब xn अपरिबद्ध अनुक्रम कहलाता है, तब xn अपरिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। क्लियर है ये चीज? आगे हम इसमें मोनोटोनिक सीक्वेंस वगैरह वो सारी चीजें जो है पढ़ेंगे। आज के लिए एक बार रिवाइज कर लेना जो जो पढ़ा है, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, बाकी फिर कल करते हैं। ठीक है, कोई डाउट है इसमें?